गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो जो टॉपिक आपका है वो है इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इस पर बात करना थोड़ा जरूरी भी है? व्यक्तिगत मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व क्या होता है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि नीट का एग्जाम हुआ था और पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक होने के बाद में बच्चों के अंदर एक गुस्सा भी थी। यहां पर आप इस आधार पर आप देख लीजिए कि यहां पर इस बच्चों को आधार मत बनाइए कि बच्चों के अंदर गुस्सा है। हम सबके साथ में ये होता है कि जब हम कोई प्लान कर रखे होते हैं किसी भी कार्य को लेकर के और अचानक पता चले कि वो पूरा का पूरा प्लान क्या हुआ, फेल हो गया, या प्लान किसी भी कारण से प्लान में अवरोध उत्पन्न हो जाए और वो प्लान सक्सेस ना हो पाए, तो उस समय कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग परेशान होते हैं, हतोत्साहित भी होते हैं कि हमने सोचा क्या था और हो क्या रहा है। आप ये समझिए कि जरूरी नहीं होता कि जिस पेपर में बच्चा एक बार बैठा होगा और जिस तैयारी के साथ बैठा होगा वो सुबह पेपर दे करके आए, उसी पेपर को आप शाम को उसके सामने रख दीजिए, वो भूल जाता है क्योंकि अब दिमाग से चीजें निकल जाती हैं कि ये तो पेपर हो चुका है, अब इसकी आवश्यकता क्या है। एक तो भारत में प्रतिस्पर्धा ज्यादा है और प्रतिस्पर्धा एक जगह पर नहीं, ये फर्स्ट स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। और फर्स्ट स्टेज से ऐसे कि अगर आप प्राइमरी प्री प्राइमरी से बात कर लें तो जैसे जैसे आप अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अब 6 में एडमिशन करवाना है तो वहां एंट्रेंस, उसके बाद में अब जाकर के कंपटीशन देना है तो वहां पर एंट्रेंस। अब अगर नीट देने के बाद ऐसा नहीं था कि लाइफ सिक्योर हो जाती, अब एमबीबीएस करने के बाद फिर अगर वो गवर्नमेंट उसमें जाना है तो फिर वहां पर एंट्रेंस। अब इतने सारी चीजें, इतना यहां पर परीक्षाओं का एक लेयर है और इसके लिए कितनी शिद्दत से तैयारी होती है। ऑलमोस्ट लगभग 16 से 17 ऐसे बच्चे होंगे जिनकी काउंसलिंग इस दौरान मैंने खुद किया है। मेरे दोस्त का बच्चा जो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो मेंटल उसमें था कि उसको समझ ही नहीं रहा था, उसको लग रहा था कि उसके जीवन से सब कुछ चला गया। ये बात रियलिटी होती है कि जब आप किसी चीज को चाहने लगते हैं तो कितना भी तकलीफ दे आपको मजा आता है और उसे पाने का आप हर संभव प्रयास करते हैं। अब अगर उस दौरान आप पूरी तैयारी में हैं और वहां पर व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो समस्याएं तो होती हैं, मनोबल भी टूटता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है एजुकेशन सिस्टम की, जो एक बहुत ये हेल्दी डिबेट की आवश्यकता है हमारे पार्लियामेंट में भी और देश में भी, कि जब सारे के सारे परीक्षाएं सीबीएसई पैटर्न पर करवाई जा रही हैं, एनसीईआरटी की बुक हैं, फिर ये 72 बोर्ड बनाने का क्या मतलब है? एनआईओएस के डेटा के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, जो 23 में डेटा पब्लिश हुआ था, भारत में 72 बोर्ड काम कर रहे हैं। और जब सारी की सारी परीक्षाएं उस पे एनसीईआरटी पर हो रही हैं, सीबीएसई बोर्ड पर, फिर इतने बोर्ड क्यों? ये अपने आप में एक स्ट्रांग विल पावर की आवश्यकता है और एक स्ट्रांग डिसीजन लेने की आवश्यकता है कि एक पाठ्यक्रम पर चीजें संचालित हों। दूसरी दुविधाएं ये हो जाती है कि हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से प्राप्त क्या करना है। एक लाखों बच्चे हर साल ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं और उनके सामने चैलेंज क्या है 21 सेंचुरी में, जहां पर एआई युग टेक्नोलॉजी का वो है, वहां पर सबसे बड़ी दुविधाएं ये हैं कि स्किल का अभाव है। तो हमारे एजुकेशन में जो स्किल बेस्ड चीजें आनी चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो कई ऐसी दुविधाएं हैं। अब एक तो समस्याएं ये होती हैं, जो हिंदी बेल्ट का बच्चा है, हिंदी बेल्ट का बच्चा कितना कठोर, कितना हार्डवर्क के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करता है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग का पेपर है और चाहे वो क्लैट का पेपर है, ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होता है।
और उस लेवल पर आने के बाद जब पता चले कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो स्वाभाविक सी बात है गुस्सा तो आएगी। और गुस्सा किससे नहीं, अब अगर अपने सरकार से नाराजगी नहीं होगी, अपने सरकार पे अपने और सरकार एज ए गार्जियन के रूप में उससे नाराजगी नहीं होगी तो बगल की सरकार से थोड़ी करने जाएंगे। जब अच्छे कार्यों पर आपकी सराहना भी वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर चीजें गड़बड़ हुई हैं तो वहां पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार उनको होता है। और जब सार्वजनिक पद निर्वहन करना हो और बड़े पद निर्वहन करने हो तो वहां पर बड़े दिल दिखाते हुए कहीं ना कहीं क्षमा मान लेना अपने आप में कद बड़ा हो जाता है। जहां पे सार्वजनिक पद आप निर्वहन कर रहे हैं वहां पर क्षमा मांगना ये अपने आप में आपका बड़ा कद दिखाता है और ना कि यहां पर आपकी इससे अपमान होता है। यहां पे जो आज हम आपसे टॉपिक पर बात ही करने वाले हैं वो टॉपिक ही कुछ ऐसा आपका है कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है कि दो कार्यपालिका होती है। एक कार्यपालिका आपकी जो होती है वो नाम मात्र की होती है और दूसरी जो कार्यपालिका आपकी होती है वो यहां पर वास्तविक कार्यपालिका है जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट है। और एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो आपकी है वो है आपका राष्ट्रपति। तो संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संविधान में संसदीय शासन प्रणाली कहीं नहीं लिखा गया है। तो अगर संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है और संविधान में संसदीय प्रणाली कहीं लिखा ही नहीं गया है तो कैसे ये स्टेब्लिश होता है। तो आपके संविधान में एक आर्टिकल है और जो वो आर्टिकल है एक आपका 53(1), 74(1), 75(2) और एक है 75(3). तो इन आर्टिकल का जब हम यहां पर इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो इसका जो पूरा भावार्थ निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, वो संसदीय प्रणाली को संबोधित करता है। तो अब यहां पे जैसे जो एक आर्टिकल आपका है 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53(1) कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। 75(2) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 75(2) कहता है यहां पर मंत्रियों की नियुक्ति की बातें करता है। 75(3) जो है ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इन आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है संसदीय प्रणाली का, संविधान में लिखा नहीं गया है, संसदीय प्रणाली पढ़, इन आर्टिकल से पता चलता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो होती हैं प्रधानमंत्री की कैबिनेट के पास। नाम मात्र की शक्तियां हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो आपका प्रेसिडेंट होगा, लेकिन उन शक्तियों का संचालन कैसे करना है, कैसे उपयोग करना है वो प्रधानमंत्री करता है अपनी कैबिनेट के साथ में। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाया ही इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश के समय में हम इस व्यवस्था से पूरी तरीके से अवगत थे, क्योंकि 1853 में जो हमारे यहाँ पर चार्टर आया था उस चार्टर में पहली बार ऐसा था कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी जो भारत में विषयों के लिए कानून बनाएगी। और यहां पर ये बातें कही गई थी कि हम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम बना था हमारे यहां पर, विभागीय प्रणाली बनी थी। 1892 वो समय है जहां पर भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था मुस्लिम को। 1990 में आपके यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन की बातें की गई थी जहां पर भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी गई थी।
और 1935 में एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया था, जहां पर एक केंद्र और एक स्टेट के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया था कि प्रांत को पूरी यहां पर द्वैध शासन से मुक्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्टेब्लिश कर दी जाती है। तो ऐसे ही क्या हुआ, और इसी के तहत 1937 में जब 11 प्रोविंस में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने उस समय 8 प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई थी। तो अब ये व्यवस्थाएं ऐसे, तो इस संसदीय शासन प्रणाली से हमारी संविधान सभा पूरी तरीके से अवगत थी। दूसरी चीजें ये भी था कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली से हम अवगत नहीं है। लंबे समय तक हम राजाओं के कंट्रोल में हैं, उसके बाद ब्रिटिश गुलामी में हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये भी था कि एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता दे दी गई और अगर सत्ता गलत हाथ में चली गई तो फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, मिसयूज हो जाएगा। तो हमने ये व्यवस्था स्टेब्लिश की। तो पार्लियामेंट्री जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो देन है वो ब्रिटिश, वहां पर ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन से ये व्यवस्था स्टेब्लिश होती है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि संविधान में कहीं पर भी संसदीय शासन प्रणाली का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 53(1), 74(1), 75(2), 75(3) पढ़ने पर हमें पता चलता है, जब उसका भाव निकालते हैं कि भारत में जो शासन है संसदीय शासन प्रणाली है। तो यहां पर जो हम आपसे बात करने वाले थे वो बात ये करने वाले थे कि संसदीय शासन प्रणाली आप समझ गए। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अगर वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो आपका आर्टिकल 75(3) कहता है, इसका मतलब क्या है, एक का निर्णय सबका निर्णय है और एक की गलती सबकी गलती। अगर एक की गलती को आधार बना करके अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो प्रधानमंत्री समेत पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए लोकसभा में सरकार को अपनी हमेशा बहुमत और एकजुटता दिखानी रहती है। अंदर कितने भी मतभेद हों, मंत्रियों के विचार आपस में ना मिलते हो, प्रधानमंत्री से विचार ना मिलते हो, लेकिन जब वो लोकसभा में खड़े होंगे तो एक सुर में होंगे और हमेशा अगर वो बाहर भी होंगे तो सरकार के समर्थन में होंगे। अब अगर ऐसे में कोई मंत्री अपने प्रधानमंत्री से या किसी उसमें कैबिनेट के डिसीजन से सहमत नहीं है तो उसके पास क्या विकल्प है, तो उसके पास विकल्प ये है कि या तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे, और अगर वो नहीं दे रहा है तो खुद ही क्या करता है, प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा ले लेता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है। आर्टिकल 75 का जो 3 है, 75(2) में जो भी मंत्रिपरिषद है तो ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होती है। 75 वो नहीं कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो सलाह का मतलब, जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री को जिस दिन शपथ दिलवाने का काम होता है तो उस दिन प्रधानमंत्री एक लिस्ट अपनी रेडी करता है और लिस्ट रेडी करने के दौरान वो राष्ट्रपति को उपलब्ध करवा देता है कि मेरे साथ में ये लोग होंगे जो क्या करेंगे, हमारी कैबिनेट में शामिल होंगे। कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होंगे, और उस समय वो तय करता है कि किसको कैबिनेट में रखना है, किसको यहां पर इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बनाना है और किसको स्टेट में रखना है, ये वो तय करता है। तो प्रधानमंत्री जिसको जो लिस्ट उपलब्ध कराएगा उसके आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। सारे के सारे जो मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। प्रसाद प्रयत्न का मतलब कि जब राष्ट्रपति चाहे तो उनसे इस्तीफा ले सकता है। तो राष्ट्रपति के चाहने का मतलब प्रधानमंत्री जब चाहे तो उस व्यक्ति से इस्तीफा ले सकता है, लेकिन नियुक्ति किसने किया है, राष्ट्रपति ने किया है। तो वो इस्तीफा तभी एक्सेप्ट होगा जब क्या होगा कि राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा। तो यहां से प्री में जो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के। अब यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि जो संसदीय शासन प्रणाली की एक खूबी और क्या है।
सारा का सारा कार्य कौन करेगा? सारा का सारा जो कार्य करेगा वो आपका सेक्रेटरी और सेक्रेटरी करेंगे, अधिकारी करेंगे। लेकिन फीता कौन काटेगा? मिनिस्टर काटेंगे। तो अगर फीता काटने की जिम्मेदारी आपकी है, तो अगर कहीं पर कोई कृत्य, कोई घटना ऐसी हुई है जो संवेदनशील घटना है, तो ऐसे में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नैतिक आधार पे कौन लेगा? तो इसकी भी जिम्मेदारी जो होती है वो मिनिस्टर की होती है। अब ये तो आपके संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, और ये कहीं नहीं लिखा गया कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ये संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। जबकि ये तो लिखा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होगी वो लोकसभा के प्रति होगी। 164(2) में लिखा गया विधानसभा के बारे में, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया। अब अगर ये कहीं नहीं लिखा गया तो ये कैसे एक्सेप्ट किया जाए? तो ब्रिटेन में एक बड़ी खूबसूरत चीज है। वो खूबसूरत चीज ये है कि वहां पे नियम से ज्यादा परंपरा पर वो लोग पालन करते हैं, कि कोई भी चीज को लेकर नियम बनाने से बेटर क्या है कि परंपरा का पालन किया जाए। और ये परंपरा जो डेवलप हुई वो ब्रिटेन से हुई, कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर के आपसे अगर वो कोई कार्य, आप जिस विभाग में आप हैं, अगर वो आपसे कार्य निर्वहन नहीं हो पाया और ऐसी कोई घटना हुई है, तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए आप उस पद को छोड़ दो। ये अपने आप में एक शानदार परंपरा, और ब्रिटेन में ये परंपरा स्टेब्लिश हुई। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अब यहां पर आपको एक बात मैं अवगत कराऊं, जो आजादी के पहले की बात है। जैसे अभी मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली की खूबी क्या है, कि सारा का सारा कार्य सेक्रेटरी करेगा, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो मिनिस्टर को जाता है। ऐसे ही क्या हुआ कि जब 3 जून योजना, जो माउंटबेटन योजना है, इसके तहत जब घोषणाएं हुई, तो जब अनाउंस किया गया कि अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा, और जब भारत से पाकिस्तान का बंटवारा होगा और भारत को आजाद कर दिया जाएगा, डेट उस समय रखी गई थी जून 1948 में हम कर देंगे। इस बंटवारे के बाद रजवाड़े ऐसे खड़े हो गए थे, क्योंकि रजवाड़ों के सामने ऑप्शन रख दिया गया था कि चाहे तो भारत, चाहे तो पाकिस्तान। रजवाड़े किसी में शामिल ही नहीं होना चाहते हैं। ब्रिटिश भारत को वैसे ही यहां पर बिखरा दिए जैसे वो आए थे तब भारत था। और इसी बीच में यहां पर क्या हुआ कि बीपी मेनन, जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे माउंटबेटन के, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर के पहुंच जाते हैं सरदार पटेल के पास। और जब वो सरदार पटेल के पास लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने तो ये उम्मीद करना ही बंद कर दिया था कि भारत आजाद हो पाएगा। अगर ये भारत आजाद हो रहा है तो हम आजाद भारत में खुली सांस लेना चाहते हैं। और यही बीपी मेनन के ऊपर आपके सरदार पटेल भड़क जाते हैं कि आज जब तुम्हारी आवश्यकता है, तुम जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने ये दिमाग में बिठाया कि आजाद भारत में खुली सांस लेना है। ये रजवाड़े हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं, ये उनका स्टेटमेंट है कि हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं, हमें हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं इनके हाथ में देश जाने नहीं दूंगा। इस भारत को एक करने के लिए कुछ भी करूंगा। वो बीपी मेनन जब इस तरीके से बातें करते हैं, तो स्टेटमेंट बीपी मेनन का